Okay, students, now let's start our today's class in the subject of political science. And as you know, we learn the chapter challenges to restoration of the Congress system. And our today's topic is from शास्त्री टू इंदिरा गांधी. कल के टॉपिक में हमने नेहरू के बाद शास्त्री जी को कैसे शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने इस पर चर्चा किया था और कुछ अनआंसरेबल क्वेश्चंस आपको दिए थे. आई होप कि आपने उसके आंसर्स खोजे होंगे, क्योंकि राजनीति एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दिखता कुछ है और इसके अंदर चीज़ें कुछ और घट रही होती हैं, तो इसी को राजनीति कहते हैं. फ़िलहाल हम लोग फोकस करेंगे अपने आज के टॉपिक पे कि कैसे शास्त्री जी के बाद कांग्रेस का उत्तराधिकार और देश की बागडोर इंदिरा गांधी के पास आई. तो इसमें एक और पॉलिटिशियन का नाम हमने देखा है जिनका नाम है मोरारजी देसाई, जो आगे चल के राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी के लिए चुनौती बनते हैं इमरजेंसी के बाद. ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे. मोरारजी देसाई उस समय बम्बई स्टेट के, बम्बई यानी कि उस समय महाराष्ट्र और गुजरात को मिला करके स्टेट जो था उसे बम्बई कहते थे, उसके चीफ मिनिस्टर थे. और शास्त्री जी के मरने के बाद ये एक तरीके से कांग्रेस में लीड लेने के लिए आगे आए, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता था कि इंदिरा गांधी को आना चाहिए. बहुत लोगों को सपोर्ट भी था इंदिरा गांधी का, लेकिन मोरारजी देसाई जब उन्होंने अपना नाम आगे किया तो इनकी सीनियरिटी को देख करके पूर्ण बहुमत इंदिरा गांधी को नहीं मिल पाया पार्टी के अंदर और पार्टी को चुनाव कराना पड़ गया. इसके बाद पार्टी के एमपीज का एक सीक्रेट वोटिंग होता है और उस सीक्रेट वोटिंग में इंदिरा गांधी को वोट मिलते हैं और इस प्रकार से इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद उनको मिलता है. क्योंकि बिना चुनाव के प्रधानमंत्री पद मिला होता है इंदिरा गांधी को, तो एक साल बाद इंदिरा गांधी को चुनाव फेस करना पड़ता है, क्योंकि बैक टू बैक प्रधानमंत्री उसी इलेक्शन ईयर में प्रधानमंत्री का जाना, लाल बहादुर शास्त्री का जाना, और करीब एक साल बाद चुनाव होते हैं. इंदिरा गांधी क्या करते हैं उसको हम लोग देखेंगे. तो फिलहाल बिना किसी खतरे के एक सत्ता का हस्तांतरण हो गया, क्योंकि हमने पहले भी चिंता जाहिर किया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है भारत से लोकतंत्र का खात्मा हो सकता था. बहुत सारे किंतु परंतु थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो पावर थी वो एक्सचेंज हो गया. तो फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. 1952 से ही देखा जाए तो कांग्रेस का दबदबा रहा है जनरल इलेक्शंस में बैक टू बैक, लेकिन 67 में आकर के बहुत सारे चेंजेस हुए. कांग्रेस के डोमिनेशन में बहुत सारे चेंजेस हुए और जब इंदिरा गांधी आई और 67 का इलेक्शन का दौर आया तो इंदिरा गांधी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जो कि राजनीतिक रूप से उनके लिए ये एक चैलेंज था. उनको खुद के लिए एक चैलेंज था, खुद के लिए प्रूव करना था कि वो किस प्रकार से इन प्रॉब्लम्स से पार पा के भारतीय राजनीति में चमके. इसमें सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस ज़बरदस्त आ चुकी थी. मॉनसून फेल हो चुका था, बहुत बड़े लेवल पे सूखा, अकाल, और जो हमारी खेती थी उसके पैदावार में गिरावट दर्ज की गई थी. फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गए थे और जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार था वो खाली होने को हो गया था. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी देखें तो धीरे धीरे नीचे जा रहा था. हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे थे. तो इस प्रकार से आप देखिए तो पूरे भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी खस्ते हालत में थी. सामाजिक स्थिति के रूप में देखें तो ऐसे हिंदू मुसलमान दंगे उस समय हुए जो कभी नहीं हुए थे, राइट्स हुए थे. और ख़राब आर्थिक स्थिति के हालात को देखते हुए जो साम्यवादी और समाजवादी दल थे वो भी हड़ताल बुला लिए, मतलब एक तरीके से स्ट्राइक्स कर दिए. हड़ताल स्ट्राइक्स यानी पूरा देश एक तरीके से रुक गया. और इसके साथ साथ जो
पूरे भारत की स्थिति देखी जाए, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, तो वो बहुत ही संकटग्रस्त दिख रही थी। और ये एक गंभीर चुनौती थी इंदिरा गांधी के लिए और देश के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंदिरा गांधी को ज़बरदस्त संकटों का सामना करना पड़ा हर मोर्चे पे, और ये बहुत आसान नहीं था उनके लिए चुनाव, इस मौके पे चुनाव को जीतना, जबकि हर प्रकार से कांग्रेस के विरोध में लहर चल रही थी। तो इसी तरीके से एक दूसरा विमर्श सामने आता है, कंटेस्ट सामने आता है, जो होता है गैर कांग्रेसवाद। इसे हम मोस्टली कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म, यानी कि कांग्रेस के अपोज में जितनी भी विचारधाराएं हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो एक होकर के मंच पे आ गई। इन्होंने भारतीय राजनीति को बहुत, ये जो गैर कांग्रेसी पार्टीज थे, इन्होंने देखा कि वोट बैंक की वजह से कांग्रेस बराबर बैक टू बैक 3 जनरल इलेक्शंस में पावर में रही है, और इस पावर को कम करना बहुत ज़रूरी है, वोट बैंक को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इन लोगों ने क्या काम किया कि कुछ स्टेट्स में ये एक तरीके से जितने भी नॉन कांग्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थे वो एक साथ आना, एक मंच पे आना शुरू कर गए। नेशनल लेवल पे भी ऐसा हुआ, जिससे एक कांग्रेस के अगेंस्ट में एक पॉलिटिकल बैनर बना, और ये पॉलिटिकल बैनर नॉन कांग्रेसिज्म के एक नारे के साथ खड़ा हुआ। और इस पूरे मूवमेंट के जो पोस्टर बॉय बने वो राम मनोहर लोहिया, उस समय के बहुत फेमस सोशलिस्ट लीडर थे। वो बहुत भारत में बहुत प्रचलित भी थे। गांधी के बाद उन्हें एक संत का दर्जा दिया जाता था। तो अब इस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ, इंदिरा के खिलाफ ये सारा मूवमेंट बनना शुरू हुआ, और जनरल इलेक्शन होता है, इलेक्शन के वर्डिक्ट्स भी आते हैं, चुनाव का जनादेश भी आता है। और 1967 का चुनाव एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक माना गया, राजनीतिक भूकंप माना गया। ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि कांग्रेस अभी तक तो ज़बरदस्त तरीके से सत्ता में आती रही, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद जैसे तैसे कांग्रेस सेंटर में आई, और बहुत सारे स्टेट्स में उसे अपना सत्ता गंवा देना पड़ा। और सबसे बड़ी बात कि उसके कैबिनेट के आधे से करीब आधे मंत्री चुनाव हार गए। बड़े बड़े नाम थे, जो जैसे तमिलनाडु से के कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, वेस्ट बंगाल से अतुल्य घोष, बिहार से के.बी. सहाय, ये अपने आप में बहुत बड़े राजनीतिक नाम थे। ये सब के सब चुनाव हार गए। तो ये आप देखिए कि डायरेक्टली आप देखिए कि कांग्रेसिज्म को चुनौती जो दिया गया था वो सफल हो गया। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस, अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो कांग्रेस किसी एक छोटे से हिस्से को गंवा दिया है चुनाव में, बल्कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों से चुनाव हारी। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, मतलब एक बड़े भूभाग पे और अलग अलग जगहों से कांग्रेस ने चुनाव हारा। और सबसे जो झटके वाली बात थी वो तमिलनाडु की थी। उस समय उसे मद्रास कहा जाता था। तमिलनाडु में एक क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में आ गई, जिसे डीएमके कहा गया, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टी सत्ता में आ गई, और ये पार्टी का जो बेस था वो हिंदी विरोध का बेस था, नॉर्थ यानी उत्तर भारतीयों के विरोध का बेस था। इनका आरोप था कि जो सत्ता में पार्टी है कांग्रेस, वो हिंदी थोपना चाहती है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर के डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी सत्ता में आई। और इस तरीके से देखिए तो पहला एक क्षेत्रीय पार्टी पूर्ण रूप से किसी रीजन में कांग्रेस को हरा करके पावर में आया। एक बड़ी बात उस समय फैली कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन पर बैठे
तो आपको बीच में कोई भी कांग्रेसी स्टेट नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि एक टोंट टाइप का था, व्यंग टाइप का था कि आप दिल्ली से कलकत्ता तक जाइए और बीच में आपको कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है। यानी अब जो नॉन कांग्रेसिज्म का नारा था वो सफल हो रहा था, उसी आधार पे इसको बोला गया।